नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रेप शॉट में। मैं अनुराग इकोनॉमिक्स की क्लासेस लेके आया हूं और पिछली क्लास में जो हमने किया था वो तो आपको याद होगा ही, रिवीजन आप कर ही रहे होंगे। उसके आगे चलते हुए हम इकोनॉमिक्स में बात करते हैं। कुछ 5-6 क्लासेस जो हमारी हो गई हैं उसमें हम लोगों ने एक प्लेटफॉर्म लेके जो चले थे, हमने बेस जो बनाया था उस पर हमने बातचीत करी। नॉर्मल बात करते हुए हम लोग डिमांड और सप्लाई पर पहुंचे, देन प्राइस से उसका हमने रिलेशन निकाला। देन पीपीसी पिछली क्लास में बताया हमने हमने कहा था बजट, बजट सेट, बजट लाइन, इसको देखेंगे। दो कमोडिटी में अगर रिलेशन हमें निकालनी हो और हमारी जो इनकम है, हमारी जो जितनी भी सोर्सेज से इनकम आ रही है वो कांस्टेंट रहे, तो कैसे हम अपने कंजम्पशन को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, बदल सकते हैं एक कमोडिटी से दूसरी कमोडिटी पर, है ना। कंजम्पशन को कैसे घटा बढ़ा सकते हैं। इसमें जितनी भी टर्मोलॉजी यूज हो रही है इकोनॉमिक्स में, डिमांड, सप्लाई, प्राइस, इसकी रिलेशनशिप ही हम सीखते आएंगे इकोनॉमिक्स में, और कुछ भी नहीं है। नॉर्मल सी बात कहें, हमने क्या कहा आपसे, ये तो इकोनॉमिक्स की क्लास आपको पता ही है ना। हमने क्या कहा, इकोनॉमिक्स में जितनी भी टर्मिनोलॉजी है, चलो हम जैसे बात कर रहे थे आपकी, हमने कहा था इनकम, हमने कहा था डिमांड, हमने कहा सप्लाई, हमने कहा प्राइस, हमने कहा कॉमोडिटी, है ना, कॉमोडिटी। इनके बीच जो रिलेशन है ना, इनके बीच जैसी भी रिलेशन है उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। इनकम, डिमांड, सप्लाई, प्राइस, कॉमोडिटी 1, कॉमोडिटी 1, कॉमोडिटी 2। मैं कह रहा हूं इन टर्मिनोलॉजी के बीच जितना भी हमने, इनके बीच जितनी भी हमने रिलेशन निकाली ना, वही इकोनॉमिक्स है, बस बात खत्म है। हमेशा से लेके देखना, शुरुआत से क्लासेस को लेके लास्ट तक यही चलता रहेगा कि भाई इनकम हमारी सेम है तो डिमांड सप्लाई पे क्या फर्क है। कर्व से देख लिया, शिफ्ट करके देख लिया उसको, राइट साइड में हो रहा है तो इंक्रीज हो रहा है, लेफ्ट में हो रहा है तो डिक्रीज हो रहा है। हम लोग ग्राफ में करते हैं ना मैथ्स में, इस तरह से। और सप्लाई और प्राइस में देख लिया, सप्लाई और डिमांड में देख लिया, दोनों में रिलेशन। तो याद रखना इकोनॉमिक्स में हम लोग रिलेशनशिप ही निकाल रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। जितनी भी टर्मिनोलॉजी आई उसके बीच में रिलेशनशिप निकालते हुए हम लोग रिजल्ट पे पहुंच रहे हैं। अगर मैं एक आपसे लिख दूं, जैसे हमने कहा था ना टी आर एम आर, इन दोनों में रिलेशन बताया था, टीसी एमसी में रिलेशन बताया था, और पीपीसी बताया था। पीपीसी, पीपीसी से लिखा, इन दो कमोडिटी का रिलेशन जो कर्व से सीखेंगे वो पीपीसी था, वो सीख चुके थे पिछली क्लास में। हमने कहा था आज क्लास के लिए हमने कहा था बजट सेट, है ना, बजट सेट, बजट लाइन, ये क्या है, ठीक है। बजट सेट, बजट लाइन। अब जो बजट सेट है ना, ये पीपीसी से ही निकला है, पीपीसी से ही। इनके बीच जो हम रिलेशनशिप निकालेंगे उसको हम लोग देख लेंगे कि भाई ये कैसे होता है। जैसे मैंने एक और यहाँ पर हम लोग फॉर्मूला निकाल सकते हैं। कैसे, हमने कहा कि क्वांटिटी, प्राइस, टी आर, एम आर, 1 2 3, 3 पर ही देख रहे हैं, प्राइस 10 20 30 ऐसे ही, ठीक है। टी आर 10 40 और 90, समझ लो कैसे ना, 10 40 90, है ना, ये हो गया। अब एम आर, एम आर तो सेम है, टी आर -150। बात में आ रही है मैं आपको क्या कह रहा हूं। हम कह दें क्या, इसका मतलब यही है 10 है, इसका एडिशन ये है और इसका एडिशन ये है। देखो ध्यान से, फिर मैं कह रहा हूँ रिलेशन निकाल रहे हैं, मैं दोबारा नहीं रिवाइज करा रहा हूँ, मैं आपको रिलेशन बता रहा हूँ। खुद देखो, टी आर से एम आर कैसे बना, टी आर से एम आर कैसे बना, तो क्या हम कह सकते हैं टी आर बराबर सिग्मा एम आर। देखो, क्या हम कह सकते हैं टी आर बराबर सिग्मा एम आर, देख लो एक बार, देख लो। जब एम आर टी आर का अंतर है तो टी आर एम आर का एडिशन है, वाई से वर्षा होता है इसका उल्टा। बात समझ आ रही है, आर यू गेटिंग माई पॉइंट। मैं कह रहा हूं तो एक नया फॉर्मूला और है, ना सिर्फ इसमें है बल्कि टीसी में भी ऐसा ही होगा। टीसी बराबर सिग्मा एमसी, टीसी बराबर सिग्मा कॉस्ट से है, और टीपी, टीपी बराबर सिग्मा एमपी। फिर रिलेशन देखो निकल रहा है, पहले मेरे को बताओ रिलेशन निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है। ये देखो, आप
हमने आपसे पिछले क्लास में बात की थी, सारे फॉर्मूले एक जगह लिख दिए थे, देन हमने रिलेशन निकाल के कुछ क्वेश्चन भी देखे थे कि क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं। इसमें सबसे एडवांस जो क्वेश्चन बनाएगा वो एसएससी डिपार्टमेंट बनाता है, ठीक है, क्योंकि यूपीएससी पे हम नहीं जा रहे हैं, वनडे एग्जाम की बात कर रहे हैं। सबसे एडवांस जो क्वेश्चन बनाएगा वो एसएससी बनाएगा। क्या बना सकता है, घटने बढ़ने पर ऐसे कंफ्यूज कर देंगे लैंग्वेज से, क्योंकि बहुत टर्मिनोलॉजी बहुत ईजी है। TR-MR की, TR इज इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट, ऐसे से वर्ड लगा देगा। जब TR इंक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा हो, इंक्रीजिंग रेट कैसे कहते हैं, यहाँ 30 बढ़ रहा है, यहाँ 50, हाँ बढ़ तो रहा है लेकिन इंक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है ना। MR बढ़ रहा है लेकिन सिर्फ बढ़ रहा है, ठीक, इंक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है, हाँ आगे बढ़ेगा। 3 फॉर्मूले लगा दिए। अब 3 फॉर्मूले ये पिछले फॉर्मूले में जोड़ लेना। देखो मैंने पहले ही बताया था, 1-2 क्लासेस ली थी और सब्जेक्ट्स की, तो मैंने कहा था कि आपको कोई भी फुल फॉर्म मिलती हो, कोई भी आपको फॉर्मूला मिलता हो, तो एक आप पेज बना ले 2-3, उसमें जोड़ते रहे आप। ऐसे ये 3 फॉर्मूले मिल गए तो जो पिछले फॉर्मूले उसमें जोड़ दो, बस मैं आपसे कह रहा हूँ। अच्छा, पीपीसी से क्या मतलब था, रिलेशनशिप बिटवीन टू कमोडिटी, रिलेशनशिप बिटवीन टू कमोडिटीज, ठीक है। दो वस्तुओं के बीच में जो भी संबंध होगा ना, वो पीपीसी पे दिखाया जाएगा। दो वस्तुओं के बीच में जो भी संबंध होगा वो पीपीसी पे दिखाया जाएगा, पीपीसी कर्व में। अब इसी से बना है बजट सेट, बजट लाइन। ये समझ में आया, ये तीनों फॉर्मूले समझ में आया कैसे हो जाता है, क्योंकि इसी का वाइस वर्सा क्या है, अगर हम इसी का उल्टा करें तो क्या होगा, MR बराबर क्या था, TRN माइनस TRN-1। ये MR का फॉर्मूला क्या था, TRN माइनस TRN-1, ये फॉर्मूला था MR का, और TR का ये है। इस तरह से मैं आपसे बात कर रहा हूँ, बस मैं ये रहा, ये तो यहां तक हुआ, ठीक, ये तो यहां तक हुआ। अब हम देखेंगे पीपीसी से बजट लाइन, बजट सेट। हमने 2 चीज और बोली थी, इन्फ्लेशन आपको बताएंगे, ठीक है, किस तरह से आता है, डेफिनेशन क्या है। सबसे पहले तो जानना होता है कि वो है क्या चीज, किन किन उसकी मतलब किन कारणों से उसका हम लोग पढ़ना चाह रहे हैं, क्या कारण हो सकते हैं उसके इन्फ्लेशन के। 3-4 कारण होते हैं, डिमांड है, सप्लाई है, कॉस्ट है। कॉस्ट खींच के लाएगी इन्फ्लेशन को, डिमांड खींच के ले आएगी, सप्लाई खींच के ले आएगी। कंडीशन है, देखते हैं कहां तक पहुंचते हैं। अभी हम लोग सीरियल बाय सीरियल चल रहे हैं। मेरे ख्याल से यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है तो बताएं, मेरे ख्याल से नहीं होगा कंफ्यूजन, क्योंकि हमने इस तरह से पढ़ा है। इसको एज ए सब्जेक्ट ना मान के हमने आसपास जनरल जो चीजें है ना उसी से समझ लिया यहाँ तक, और क्वेश्चन भी हो जाएंगे। ये हो गया। अब इसको स्क्रीनशॉट ले लेना, पॉज करके लिख लेना, एज पर योर विश। मैं इसको हटा रहा हूँ, 5 सेकंड के लिए हट गया हूँ, ठीक। चलो, अब मैं आपसे ये बात कर रहा हूँ कि भाई जैसे मान लीजिए बजट सेट की हम लोग बात कर रहे हैं, हमने पीपीसी से ही क्या किया है, हमने पीपीसी से ही एक रिजल्ट निकाला था। क्या रिजल्ट निकाला था कि 2 कमोडिटी हैं, उनके बीच कैसे रिलेशन होगा, 2 कमोडिटी के बीच कैसे रिलेशन होगा, है ना। अब जैसे हमने कहा, मैं आपको बताऊं, क्वांटिटी प्राइस, बात समझ रही है, ये Q1 क्वांटिटी, P1, ये Q2 है, ये प्राइस P2 है। समझ में आ रहा है। अगर एक क्वांटिटी 1 ली, उसका प्राइस 10 है, क्वांटिटी 2 है, उसका प्राइस 20 है, 3 है, उसका प्राइस 30 है। इसकी क्वांटिटी 1 है, 2 है, 3 है, प्राइस क्या है, 10, 15, 20 है, ठीक है। देखो इससे क्या हुआ, 10, 40, 90, 10, 30, 50, ठीक है। ये सेट बना 10, 10 का, मैं समझ गया, 10, 10 का प्लस कर दो, इनकम प्लस कर दो ना, 20, 20 का खर्चा, बस में आगे 20 का खर्चा। इस तरह से मैं कह रहा हूं आपसे, इस हिसाब से 20 का हुआ, इससे 70 का हुआ, इससे 140 का हुआ,
अलग अलग कॉमोडिटी, यानी दो कॉमोडिटी की बात हो रही है। कॉमोडिटी 1 है, कॉमोडिटी 1 वस्तु 1, कॉमोडिटी 2 कॉमोडिटी 2, ये वस्तु 2 है, दो प्रकार की वस्तु है। ठीक है, दो प्रकार की वस्तु, कोई बात नहीं। बजट सेट हम तैयार करेंगे तो हमने कहा हमारी इनकम जो है, इनकम को वाई दिखा देते हैं इकोनॉमिक्स में, आई ना दिखाकर वाई। जो हमारी इनकम है वो कुछ इस प्रकार की है, 200 रुपए मान लो, 200 रुपए हो गई। ठीक है, अब कॉमोडिटी 1 जो है C1 हमने लिख दिया, C2 C1 C2, ठीक है ना। कॉमोडिटी 1 कॉमोडिटी 2 है। अब कॉमोडिटी 1 जो है उसका प्राइस जो है पर यूनिट वो है 20 रुपीज पर यूनिट, ठीक है, 20 रुपीज पर यूनिट है। और कॉमोडिटी 2 का जो है वो है 10 रुपीज पर यूनिट। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? हिंदी में बोलेंगे वस्तु एक की जो मात्रा का मान है वो 20 रुपए पर इकाई है, प्रति इकाई, और इसका क्या है 10 रुपए प्रति इकाई है। अब इसी इनकम पर कितने इसके सेट तैयार होंगे? सेट मतलब होता है कॉम्बिनेशन, कितने कॉम्बिनेशन तैयार होंगे ये हमें देखना है। बात समझ रही है? कितने कॉम्बिनेशन तैयार होंगे ये देखना है। अब कॉम्बिनेशन कैसे तैयार होंगे वो देखो, सुनो हम देखते हैं। इसका हमें मैक्सिमम कितना ले सकते हैं 200 बनाने के लिए? 10 यूनिट ले लें, ठीक है, 10 लिया, 10 इंटू 20 पर यूनिट 20 रुपए है, 10 यूनिट ले लिया तो 10 इंटू 20 200 हो गया, और इसका 0। ये मैक्सिमम है कि नहीं है? ये मैक्सिमम है कि नहीं है? ठीक है, हमने पीपीसी किया था उसी के हिसाब से हम बजट सेट और बजट लाइन देख रहे हैं। बात हमारी ये हो गया। चलो ये तो पहली क्वांटिटी का हो गया। अगर इसको 0 रख दें, दूसरी को मैक्सिमम बनाए, दूसरी का पर यूनिट 10 रुपए है, पर यूनिट 10 रुपए, तो इस हिसाब से कितने ले सकते हैं? 20 यूनिट, 20 यूनिट ले लें। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही मैं क्या कह रहा हूँ? अरे बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? 10 यूनिट है इसका, तो दूसरे वाले का 0 लिया, पहले वाले का 0 है तो दूसरे वाले का 20 है। अब ये कैसे सेट तैयार होगा इसको देखना, बजट सेट, इसको हटा देते हैं, ठीक है ना। सब इंटर रिलेशनशिप में है इकोनॉमिक्स में, और कुछ भी नहीं। बात समझ आ रही मैं क्या कह रहा हूँ? सब इंटर रिलेशनशिप में है, ये बात आप समझ लीजिए, है ना। हमने क्या कहा, उसी इनकम पर कॉमोडिटी 1 कॉमोडिटी 2 में रिलेशनशिप बता रखी है। अब हम इसका हम लोग कर्व बनाते हैं। कर्व किस प्रकार से बनेगा वो देखना। कॉमोडिटी 1 वस्तु एक बजट सेट और बजट लाइन की बात कर रहे हैं। वस्तु एक कॉमोडिटी 2 वस्तु दो है, ठीक बात हो गई। अब क्या है, हमने यहाँ पे यूनिट रखी है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पूरा बनाया जान उसके मैंने, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हो गया। अब देखो क्या हो गया, कॉमोडिटी 1 पहले वाली कॉमोडिटी 1 है, ये कॉमोडिटी 2 है, ये C1 है, ये C2 है, ठीक है। C1 कितना है मैक्सिमम? C1 कितना है मैक्सिमम? 10। C1 मैक्सिमम 10 है, ठीक है। C2 मैक्सिमम कितना है? 20। चलो यहां पर हमने बना दिया 20, यहां पर आता है मान लो, ये है ना, ये। अब इसको हमने मैच करा दिया, ये देखो इसको मैच करा दिया, ये 20 है। चलो 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, ये 20 है, ठीक है ना। ये क्या मैक्सिमम वैल्यू नहीं है? पहली कॉमोडिटी की मैक्सिमम वैल्यू 10 यूनिट और दूसरी कॉमोडिटी की 20 यूनिट है, यानी एक को मिनिमम होना पड़ेगा। ये तो रिलेशनशिप है, मैं क्या कह रहा हूं, एक को मिनिमम होना पड़ेगा। अब ये लाइन जो है ना, ये जो लाइन है इसके बाहर जो जाएगा ना, इसके बाहर जाएगा वो नॉट फीजेबल है, फीजेबल नॉट फीजेबल, यानी
संप्राप्त नहीं है, संप्राप्त नहीं है। इसके बाहर आउट ऑफ द बजट चीज है। क्या है? आउट ऑफ द बजट है। इसके अंदर सारे जो सेट बनेंगे, इसके अंदर जो बनेंगे, ये जो हो गया, ठीक है, इसको अलग करने के लिए क्रॉस में कर देते हैं ऐसे, ये क्रॉस वाला एरिया है, ठीक है। ये क्या हो गया? फीजेबल, ये प्राप्य है, प्राप्त या प्राप्य, इसको हम प्राप्त कर सकते हैं। बात में आ गई? इसका मतलब अन्य बातें समान रहने पर जब इनकम वही होगी फिक्स, तो कॉम्बिनेशन ऑफ C1 एंड C2, एक मैक्स होगा तो दूसरा मिन, एक मैक्सिमम होगा तो दूसरा मिनिमम होगा, एक अधिकतम है तो दूसरा न्यूनतम है। ये सबसे बड़ी रेंज हो जाएगी, सबसे बड़ी रेंज। और इसी रेंज पर जितनी पॉसिबिलिटी बनेगी, ये एक लाइन तैयार हुई है ना, और हमारा बजट कितना है? 200 रुपए का मान के जो चले हम, तो ये क्या हो गई? ये वाली लाइन जो डार्क है, ये वाली, ये लाइन क्या हो गई फिर, जो हमने डार्क कर दिया ना इसको, ये हो गई बजट लाइन। क्या हो गई? बजट लाइन। देखो ये रहा, क्या हो गई? ये बजट लाइन, ठीक है, ये बजट लाइन हो गई। क्या हो गई हमारी? बजट लाइन। और अंदर जितने सेट बन रहे हैं, अंदर कितने सेट? क्या यही सेट बनेंगे मैक्सिमम? क्या मैक्सिमम यही सेट बनेंगे? नहीं, और भी बन सकते हैं। और कैसे बनाएंगे? जिसमें दोनों आ जाए। ये तो मैक्स है ना, ये दोनों मैक्स हैं। मैक्स मतलब अधिकतम, ये मैक्स है, अधिकतम सबसे ज्यादा है, मैक्स अधिकतम। ठीक बात हो गई। ये अधिकतम है, तो इसके बीच और कितने कॉम्बिनेशन है? देखो, पहली कॉमोडिटी का प्राइस कितना है? 20 रुपए पर यूनिट। अगर इसके 5 यूनिट ले लें तो 25 या 100, इसके 10 ले लें। बात समझ आ गई? इसके 10 ले लें, 10 जा 100 और 25 जा 100, 100 200 हो गया। ये समझ आ गया? मैं कह रहा हूं आपसे, यहां तक हो गया। और कोई कॉम्बिनेशन बन सकता है? इसके हम 8 ले लिए हमने, 8, तो 8 2 जा 160, 40 बचा तो 4, ये हो गया। अब ये जितने सेट बने हैं इसके अंदर ही आएंगे सारे पॉइंट इसके अंदर आएंगे। इसके अंदर का जो एरिया है ना, ये वाला, ये जो क्रॉस वाला एरिया है, जो ये एरिया है अंदर का जो एरिया बना हुआ है, जो फीजेबल है, फीजेबल जो प्राप्य है, जिसको प्राप्त किया जा सकता है, वो क्या है? वो बजट सेट है, बजट सेट। ये हो गया, नहीं समझ आया? बजट लाइन क्या होगी? ऐसी लाइन है जिसके मैक्स, सबसे अधिकतम मान यही है जो लाइन बनी है। अगर कोई और वैल्यू लेते हैं इससे बड़ी, तो वो नॉट फीजेबल चला जाएगा, संप्राप्त नहीं है, मतलब हमारी रेंज से, हमारी इनकम से बाहर चला जाएगा। ठीक है ना? इकोनॉमिक्स में इनकम के बाहर हम लोग चीजें नहीं लेते हैं। बात समझ आ गई? अंदर जो एरिया है फीजेबल जो है, उसके अंदर जितने भी कॉम्बिनेशन बने हैं वो क्या हो गए? वो सेट तैयार हुए। मतलब ऐसे 5-10 का कॉम्बिनेशन, 8-4 का कॉम्बिनेशन, ऐसे कितने भी कॉम्बिनेशन बना सकते हैं हम लोग। ठीक है? 6 का भी कॉम्बिनेशन बन जाएगा, यहाँ 6 120, यहाँ 8 बन गया, 6 और 8 का भी बन जाएगा। मैं कह रहा हूँ, है ना? 6 और 8, तो इसी के अंदर तो आएगा। ये कैसे आएगा? पहली कॉम्बिनिटी का 6, ये रहा, दूसरी कॉम्बिनिटी का 8, ये रहा, तो देखो ये बन गया। ऐसे सब इसी के अंदर बनेंगे। ठीक, तो इस प्रकार से होता है। तो बजट लाइन क्या होती है? बजट लाइन जो है, बजट लाइन जो है एक बाउंड्री है विच लिमिट्स द इनकम मैक्सिमम यूज। डेफिनेशन बना देते हैं इससे। ये बात समझ आई कि नहीं आई? एक एरिया हमारा फीजेबल था जिसको हम प्राप्त कर सकते थे, एक नॉट फीजेबल था उसको करते थे। तो बजट लाइन हमारी तैयार हुई मैक्सिमम वैल्यू के लिए, मैक्सिमम वैल्यू। और इनकम से बाहर इकोनॉमिक्स में हम बात करते नहीं, वो क्रेडिट का इशू बाद में, जब बैंकिंग थोड़ा सा हम पढ़ेंगे, छोटा सा टॉपिक है बैंकिंग, 10-15 मिनट का। इस तरह से हमारे कॉम्बिनेशन तैयार हुए। ये समझ में आता है कि नहीं आता? पहले बताओ, नॉर्मल सी बात है। ये समझ में आता है तो आगे चलते हैं। ठीक, किस प्रकार से, ये देखो, है ना? हम लोग कह रहे हैं ये जो है, जैसे मान लो ये बजट सेट, बजट लाइन है। बजट लाइन क्या तैयार हुई? ये रही मैक्सिमम वैल्यू, ये रही कॉमोडिटी 1 की। देखो कॉमोडिटी 1 मैक्सिमम कितनी जा रही है? 10। कॉमोडिटी 2 मैक्सिमम कितनी जा रही है? 20। ये लाइन हो गई मैक्सिमम। तो बजट लाइन क्या हो गई? मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ योर इनकम, वो बजट लाइन हो गई। उसके ज्यादा जो होगा वो नॉट फीजेबल होगा, उसको प्राप्त नहीं कर सकते। उसके अंदर वाले सारे बजट सेट। ठीक, ये हो गया। चलो इसको हट गए, स्क्रीनशॉट ले लेना, नोट कर लेना, एज पर योर विश, जैसा अच्छा लगता है। ये मत कहना नोट नहीं करेंगे। ठीक है?
चलो इसको हटाते हैं। ये बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है? क्या बोला? स्क्रीनशॉट लेने को बोला है, नोट करने को बोला है, एज पर योर विश। क्या पीपीसी जैसा मिलता जुलता नहीं है? इसलिए पहले पीपीसी बताई थी और फिर बजट वाला बताया। इसलिए पहले क्या बताई थी? पीपीसी और फिर बजट वाला, है ना? अब हम बता सकते हैं कि बजट लाइन क्या है, बजट सेट क्या है ना? तो बताओ क्या है बजट लाइन, क्या है बजट सेट? कोई इसमें रिलेशन है या अंतर है, या कोई किसी का पार्ट है? कोई इसमें अंतर है, सेम है, या कोई किसी का पार्ट है? हमने बताया था बजट लाइन, बजट लाइन तो क्या हो गया? मैक्सिमम यूटिलाइजेशन, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ योर इनकम, maximum utilization of your income in respect of consumption of a commodity, in respect of consumption of a commodity। ये लो डेफिनेशन, जरूरी थी ये, ठीक है? बजट लाइन, बजट रेखा क्या है? बजट रेखा, बजट रेखा क्या है हिंदी वालों के लिए? क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा बजट रेखा? तो क्या होगा? वस्तु के उपभोग की अधिकतम स्थिति, अधिकतम स्थिति या मान, ठीक है ना? अधिकतम स्थिति या मान बजट रेखा कहलाता है। बजट, बजट रेखा कहलाता है, बजट रेखा कहलाता है। ये हो गया बजट रेखा। समय मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ योर इनकम इन रिस्पेक्ट ऑफ कंजम्पशन ऑफ अ कमोडिटी इज कॉल्ड बजट लाइन, बजट। अब बजट सेट क्या है? व्हाट इज बजट सेट? ठीक है ना? ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन all possible combination of commodity in respect of total utilization of your income, here all possible combination of a commodity in respect of total utilization of your income, ठीक है ना? सभी संभावित संयोग किसके? वस्तुओं के, सभी संभावित संयोग वस्तुओं के जो आय को पूरी तरह प्रयोग में लाए। ये रहा, आय को पूरी तरह प्रयोग में लाए, नॉर्मल भाषा में ये रहा। यानी बजट सेट मिलकर ना पूरी क्या तैयार कर देते हैं? बजट लाइन, है ना? तो बजट सेट कॉम्बिनेशन है, बजट सेट, ठीक, बजट सेट, ये सब कॉम्बिनेशन, प्लस में लगा के कॉमा लगा दो तो ये क्या है? बराबर बजट लाइन के।
सब टच होंगे बजट लाइन पर, ये रहा, ठीक है। अच्छा, बजट लाइन जो हमने कहा था कि ऐसे इस तरह से है, ये रही, ये बजट लाइन है। इसके बाहर वाला जो एरिया है ना, ये जो एरो उस तरफ जा रहा है, जो एरो राइट की तरफ जा रहा है, अच्छा ये इधर आ रहा है लाइन से इधर, ये तो ये तो क्या है, ये फीजिबल, इसको प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाहर जो होगा वो प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि बजट लाइन मतलब एक रेखा, लक्ष्मण रेखा होती ना, सीता को पार नहीं करनी थी, ये समझ लो लक्ष्मण रेखा है बजट लाइन, ठीक है। बजट लाइन को शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं, लक्ष्मण रेखा। तो इसको पार नहीं करना है, इसको पार करोगे तो हमारे कॉम्बिनेशन से बाहर चला जाएगा, कॉम्बिनेशन से बाहर चला गया तो हमारे संपर्क में नहीं है, फिर ये हो गया, ठीक। तो बजट लाइन और बजट सेट, ये समझ में आया कि नहीं आया? हमने ग्राफ से ही बता दिया था, इससे ही बता दिया, ठीक। इसको लिख लो, इसको लिख लो, चलो हटाते हैं फिर, बात समझ आ रही है, इसको हटा देते हैं, चलो ये हो गया। अब हम बात कर रहे थे अनएम्प्लॉयमेंट की, है ना, अनएम्प्लॉयमेंट की बात करी थी, क्या होती है, कौन सी स्थिति होती है। एक बहुत अच्छी डेफिनेशन होती है, वो मैं बताऊंगा, पहले आप अपने आप से बताओ कि भाई क्या हो सकती है, बेरोजगारी हो क्या सकती है, बेरोजगारी क्या हो सकती है, बताओ, किसे कहते हैं बेरोजगारी, बताओ, किस स्थिति को बेरोजगारी कह सकते हैं। या कोई व्यक्ति है, हम कहते हैं ये बेरोजगार व्यक्ति है, तो कैसे हम कहेंगे इसको कि बेरोजगार, ठीक है। हिंदी में भी साथ साथ पढ़ाएंगे, बल्कि हिंदी पे ज्यादा जोर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बताओ, इंग्लिश में भी कराएंगे। तो व्हाट कैन यू से अबाउट अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी के बारे में क्या कहते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी, बताइए क्या है बेरोजगारी। नॉर्मल भाषा में कई लोग कहते हैं जिसके पास काम नहीं हो बेरोजगार है ना, ऐसी स्थिति को बेरोजगारी कहते हैं। इकोनॉमिक्स की भाषा में, अर्थशास्त्र की भाषा में ये पूरी तरह से सत्य नहीं है, पूरी तरह से सही नहीं है। वो स्थिति तो होती है, लेकिन उसके साथ कुछ कंडीशन भी लगी होती है, वो भी हमें लगानी है। ऐसा व्यक्ति जो योग्य है, काम करने के योग्य है, इच्छुक भी है, परंतु उसके इच्छा के अनुसार उसको काम नहीं मिलता है, तो वो बेरोजगारी कहलाती है। तो देखो मैंने क्या क्या वर्ड किया, अ पर्सन, अ पर्सन हु इज एबल, कॉमा, विलिंग टू वर्क, है ना, अ पर्सन हु इज एबल, विलिंग टू वर्क, बट couldn't get work for his needs। एक व्यक्ति, चलो पूरा कर देते हैं इसको, ठीक है। A person who is able, willing to work but couldn't get work for his need, ठीक है ना। पर्सन कॉल्ड थोड़ा लिखेंगे आज ज्यादा, थोड़ा लिखने का विषय, पर्सन कॉल्ड क्या, अनएम्प्लॉयड, एंड दिस कंडीशन इज कॉल्ड, दिस कंडीशन इज कॉल्ड अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक। A person who is able, willing to work but couldn't get work for his needs, person called unemployed, and this condition is called unemployment, ठीक है। एक व्यक्ति, एक व्यक्ति जो काम करने के सक्षम है, काम करने के सक्षम है, इच्छा रखता है, इच्छा रखता है, ठीक है ना, परंतु परंतु उसे उसकी जरूरत के अनुसार, इच्छा नहीं, जरूरत के अनुसार काम नहीं मिलता है, काम नहीं मिलता है, तो वह व्यक्ति
तो वह व्यक्ति बेरोजगार है, बेरोजगार है। तथा ऐसी स्थिति क्या कहलाती है? तथा ऐसी स्थिति बेरोजगारी कहलाती है। क्या कहलाती है? बेरोजगारी। ठीक है, ये हो गया। क्या समझ आया? थोड़ा लिखना ज्यादा था, कोई दिक्कत नहीं है, बोर मत होना कभी भी। हमने क्या कहा? एक व्यक्ति, ठीक है, एक व्यक्ति, एक व्यक्ति जो काम करने के सक्षम है, इच्छा रखता है, परंतु उसको उसकी जरूरत के अनुसार, याद रखना, जरूरत के अनुसार काम नहीं मिलता है, तो वह व्यक्ति बेरोजगार है। तथा ऐसी स्थिति बेरोजगारी कहलाती है। कंडीशन अनएम्प्लॉयमेंट, और वो व्यक्ति क्या है? अनएम्प्लॉयड है, ये है। ठीक है, इस तरह से होता है। इसको पॉज करके लिख लेना समझने के लिए। ये मत कहना जो कोई काम नहीं कर रहा है वो बेरोजगार है, नहीं, पूरी तरह से टेक्निकल सही नहीं है। काम नहीं कर रहा है ये मतलब नहीं है, उसको इच्छा के अनुसार, बस में आगे इस तरह से होती है। चलो इसको पॉज करके लिख लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना एज पर योर विश, जैसा मैं आपसे कह रहा हूँ। बस में आ गई, देख लो इसको। ठीक, इसको हटाएं, चलो इसको हटा देते हैं। बस में आ गई, ये रहा। अब ये जो अनएम्प्लॉयमेंट है ये बहुत बड़ी समस्या है भारत के लिए। भारत के लिए नहीं, विदेशों में भी है, ऐसी बात नहीं है कि विदेशों में भी सब काम करते हैं। भारत में इसकी दर है, भारत में इसको डराइव करा गया है, हर जगह भी इसकी बहुत ज्यादा समस्या है और सरकार इसके बारे में सोचती है। इसको अगर बांटना चाहें तो हम बांट देंगे, अर्बन, अर्बन और रूरल, शहरी और ग्रामीण। बस में अर्बन रूरल, शहरी और ग्रामीण। ठीक है, मैं कह रहा हूं आपसे। ठीक, अच्छा, अर्बन में क्या होगा? एजुकेशनल अनएम्प्लॉयमेंट, एजुकेशनल अनएम्प्लॉयमेंट यानी शिक्षित बेरोजगारी, शिक्षित बेरोजगारी। फॉर एग्जाम्पल है, गांव में क्या है? डिसग्यूज, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, प्रच्छन्न बेरोजगारी, प्रच्छन्न बेरोजगारी, ठीक है, सीजनेबल, सीजनेबल अनएम्प्लॉयमेंट, सीजनेबल अनएम्प्लॉयमेंट मतलब मौसमी बेरोजगारी, मौसमी बेरोजगारी। बहुत सारी हैं जो मेन मेन हम वो देखते हैं। देखो इस पर बहुत ज्यादा मैं इस पर क्यों फोकस दे रहा हूँ, एजुकेशनल पर। सरकार ने इस पर, अब देखो करंट अफेयर मैंने कहा था ना, आप इसके साथ लिंक करते रहना करंट अफेयर को। करंट अफेयर को और भी है, मैं लिखाता हूँ अभी, ठीक है ना। मेन मेन पहले बता दूंगा। गांव में कौन से डिसग्यूज छुपी हुई, ठीक है ना, ये प्रच्छन्न बेरोजगारी है। सीजनेबल सबसे ज्यादा मांग इसकी है। मांग क्या है मतलब, इस पर बहुत सारी स्कीमें सरकार निकालती है। क्या निकालती है? एजुकेशनल पर है अनएम्प्लॉयमेंट, शिक्षित बेरोजगारी है। जो व्यक्ति पढ़ा लिखा है, पोस्ट ग्रेजुएट कर रखी है, वो डिमांड, उसकी डिमांड है 50,000 की कम से कम इनकम। अगर उसको 30,000 मिलते हैं तो क्या मतलब हुआ? 20,000 से वो बेरोजगार है। जो बीच का गैप है ना, जो हम मार्जिनल बोलते हैं, 20,000 से वो बेरोजगार है। यानी वो एबल है 50,000 के, 50,000 के एबल है ना, एबल है और विलिंग है, काम भी करेगा, अच्छा भी है। विलिंग है, एन जी, विलिंग है। एबल मतलब योग्य, और विलिंग मतलब इच्छा रखता है। 50,000 के योग्य भी है, इच्छा भी रखता है, और एजुकेटेड भी उस हिसाब से, एजुकेटेड, शिक्षित भी है। फिर भी क्या है, उसको 50,000 नहीं मिल रहा है। कितने मिल रहे हैं? 30,000। तो 20,000 से वो बेरोजगार हो गया। जो मार्जिन पड़ रहा है ना बीच का, वो उसके लिए अनएम्प्लॉयमेंट है, 20,000 का गैप। ये समझ में आया? ऐसी क्या होता है, डिसग्यूज क्या होती है, प्रच्छन्न छुपी हुई बेरोजगारी बोलते हैं। गांव में खेत में 6 लोगों का काम है,
8 लोग काम कर रहे हैं उसमें, 2 लोग ऐसे ही हेल्प कर रहे हैं, 6 के साथ, तो पैसा तो 6 को ही मिलेगा ना। कोई दूर से अगर देखेगा तो कहेगा 8 लोग काम कर रहे हैं, लेकिन पैसा कितने को मिल रहा है? फाइनेंशियल एक्टिविटी किन के साथ हो रही है? 6 लोगों के साथ। तो वो 2 लोग क्या हो गए? बेरोजगार। तो छुपे हुए बेरोजगार, प्रच्छन्न बेरोजगारी। बस में छुपे हुए बेरोजगार है, प्रच्छन्न बेरोजगारी है। क्या है? प्रच्छन्न बेरोजगारी। ठीक है, 8 लोगों का काम नहीं है, 6 लोगों का काम है, लेकिन 2 लोग ऐसे ही हेल्प करने आ गए खेत में, इसलिए रूरल बताया, गांव के लिए है ये, है ना। खेत में आया था ना ऐसे काम करने, दूर से कोई देखेगा तो कहेगा 8 लोग काम कर रहे हैं, 8 लोग पैसा जनरेट कर रहे हैं। नहीं, पैसा जनरेट 6 लोग कर रहे हैं, 2 लोगों को कोई पैसा नहीं मिल रहा। और कोई पैसा नहीं मिल रहा तो वो मदर का केस बताया था, जो कि मम्मी सबसे ज्यादा काम करती है घर में, लेकिन फाइनेंशियल एक्टिविटी ना करने पर उनको पैसा नहीं मिलता, वो इकोनॉमिक्स में काउंट नहीं होता, जबकि सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी होती। ऐसे ये 2 लोग नहीं माने जाएंगे और इकोनॉमिक्स में ऐड नहीं होंगे ये लोग, क्योंकि फाइनेंशियल एक्टिविटी नहीं कर रहे ना। तो ये प्रच्छन्न बेरोजगारी। मौसमी आपको पता ही है, मौसम के हिसाब से जो बिजनेस होता है उस हिसाब से। ठीक है, आइसक्रीम का है, ठीक है, समर में बहुत अच्छा चल रहा है, समर में, गर्मी में बहुत अच्छा चल रहा है। कोल्ड ड्रिंक वगैरह सब जो होते हैं समर में बहुत अच्छा चल रहा है। विंटर में भी चलो आजकल तो ट्रेंड आ गया, विंटर में भी चलता है, लेकिन उस हिसाब से नहीं। तो क्या होता है, थोड़ा सा इसमें फर्क पड़ता है। तो किसका फर्क पड़ा है? सीजन का। सीजन चेंज हुआ तो वो असर किस पे डाला उसने? बिजनेस पे डाला। और बिजनेस पे डाला तो हो सकता है कई बार बेरोजगारी भी हो जाए, या अल्प बेरोजगारी जिसको बोलते हैं। ठीक है ना, इसलिए ये कंडीशन होती है। ये तो हो गई मोटा मोटा। अब इस पर सरकार काम कर रही है, इस पर सरकार काम कर रही है, अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट पर, शिक्षित बेरोजगारी पे सरकार काम कर रही है। बहुत सारी स्कीमें हैं, करंट अफेयर से जुड़ जाओगे तो इसमें आपको पता लगेगा कौन कौन सी है। ये समझ में आया कि नहीं आया? पॉज करके लिखो, स्क्रीनशॉट, ज्यादा जल्दी तो नहीं हो गया, है ना। ठीक है, अब ये देखिए, इसको यहाँ पे फोकस करिए कि भाई शहरी और ग्रामीण, अब इस पर सरकार स्कीमें बना रही है, इसको पॉज करके लिख लेना। ठीक है, इस पर सरकार स्कीमें बना रही है, वो स्कीमें हमें देखनी है कौन कौन सी है। करंट अफेयर से हमें जुड़ना है, ठीक है ना। रूरल पे कैसे काम हो रहा है, क्या कोई ऐसी स्कीम जो सिर्फ गांव के लिए है, क्या कोई ऐसी स्कीम जो शहर के लिए बनाई है। करंट अफेयर से भी जुड़ना, ये भी ध्यान रखना जीएस के पार्ट में। बजट पे भी हम लोग थोड़ा सा चर्चा करेंगे इस पर। ये समझ में आया? ठीक है ना। तो ये कंडीशन है ऐसी जहां पर व्यक्ति काम भी करना चाहता है, योग भी है। अच्छा, 2 वर्ड हो गए, एक हम 2 वर्ड की बात करते हैं यहाँ पर। हमने क्या क्या बोला अनएम्प्लॉयमेंट के केस में, ये मेन है। हमने क्या क्या 2 वर्ड बोले? हमने कहा कि भाई विलिंग भी है ना, एजुकेटेड भी है। शहर की बात कर लेते हैं, एबल भी है, एबल तो इसी से हो गया, बात में आ गई। फिर हमने कहा नीड्स, नीड्स, ठीक है, इच्छा, शिक्षा भी है, शिक्षित मतलब एजुकेटेड है, एबल योग्य है, नीड्स जरूरत। हाँ, वांट्स की बात नहीं हो रही है, वांट्स की बात नहीं हो रही है। वांट्स मतलब होता है चाहना, कोई चीज चाहना, ठीक है। वांट्स की बात नहीं होती है, वांट्स की तब बात होगी जब हमारी इनकम उसके बराबर हो जाती है। हम बात कर रहे हैं नीड्स की, और नीड्स में भी किसकी बात कर रहे हैं? बेसिक नीड्स की बात कर रहे हैं, बेसिक नीड्स। इकोनॉमिक्स में ये चलता है। वांट्स तो बहुत ज्यादा, इच्छा क्या है? इच्छा तो बहुत बढ़िया है, इच्छा है डेली उसमें घूमे, अपने प्राइवेट प्लेन में घूमे, वो इच्छा है। लेकिन क्या हमारी इनकम इतनी है? तो इमोशन नहीं चलते इकोनॉमिक्स में। इकोनॉमिक्स में क्या चलता है? प्रैक्टिकली जितनी इनकम है, बजट लाइन बनाओ, बजट सेट बनाओ, जो भी पॉसिबल आउटकम्स है उसके बारे में स्टडी होगी, उससे ज्यादा स्टडी नहीं होगी। इसलिए वांट्स नहीं लेते, ये काट दिया, वांट्स नहीं आएगा इकोनॉमिक्स में। क्या आएगा? नीड्स। और उस पर भी अगर बेसिक नीड्स पूरी ना हो, ठीक है, बेसिक नीड्स क्या बोलेंगे? अगर इसको बहुत अच्छा वर्ड देना तो आवश्यक आवश्यकताएं या आवश्यक जरूरतें, ये भी पूरी ना हो, इसकी भी स्कैर्सिटी हो जाए, तब फिर क्या करेगी? गवर्नमेंट स्कीम लाती है कुछ लोगों के लिए, ठीक है ना। फिर यहाँ पर गवर्नमेंट इन्वॉल्व होगी। इसलिए मैं कह रहा हूँ जो ये शहरी जो है ना, जो अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट है, उस पर सरकार काम कर रही है बहुत ज्यादा। उसकी जो स्कीम है उसके टच में रहना, कौन कौन सी स्कीम आ रही है उस पर। बात में आ गई। तो ये है,
अब कैसी कंडीशन हुई आपको पता लगा, हमने नीड्स पर क्यों चर्चा की, वांट्स पर क्यों नहीं करी, एबल भी, एजुकेटेड भी, विलिंग भी, वगैरह वगैरह है, तो क्या क्या सर डालते हैं इस पे, समझ में आ गई है। बजट लाइन, बजट सेट, कैसे पीपीसी से वो था रिलेशन में, पीपीसी से कैसे रिलेशन में, ये आप खुद बताना, इसको एक बार करना, बजट लाइन और बजट सेट तीनों में रिलेशन निकालना। एक क्वेश्चन बना देते हैं, तीनों पर एक क्वेश्चन बना देते हैं। अच्छा, तीनों क्या कंपैरिजन नहीं है, तीनों कंपैरिजन नहीं है क्या, बताओ, ठीक है, नोट करते रहना स्क्रीनशॉट लेके, क्या तीनों कंपैरिजन नहीं है। अब कंपैरिजन किसका है, क्योंकि कंज्यूमर अपनी नीड्स को पूरा कर रहा है और ऐसे सामान को जिसका वो कंजम्पशन करेगा, उपभोग करेगा, तो तीनों के तीनों ही जो है ना, वो किस पर है निर्भर, कॉमोडिटी का, कॉमोडिटीज कंपैरिजन, कॉमोडिटीज कंपैरिजन, ठीक है, कॉमोडिटीज कंपैरिजन ऑन बिहाफ ऑफ, ऑन बिहाफ ऑफ कंजम्पशन, समझ में आ गया, कंजम्पशन। क्या हमने कहा, पीपीसी, बजट लाइन, बजट सेट, किसी की भी बात कर लो, वो कॉमोडिटी का कंपैरिजन बताते हैं, क्या क्या कंपैरिजन, ऑन बिहाफ ऑफ कंजम्पशन, ठीक है, वस्तुओं का, वस्तुओं का उनके उपभोग से, वस्तुओं का उनके उपभोग से, वस्तुओं का उनके उपभोग से तुलना, वस्तुओं का उनके उपभोग से तुलना, कितनी कौन सी उपभोग की जाएगी, ठीक है ना, लेकिन अन्य बातें मानने पर, किस पर, आय पर, आय पर रखते हुए, आय पर, ऑन इनकम, इनकम, आय पर, पास में आ गई। सब में, तीनों में ऐसे ही होता है, इसमें भी ऐसे ही होगा, इसमें भी और इसमें भी, तीनों में ऐसे होगा, पास में ये। तो कॉमोडिटीज कंपैरिजन ऑन बिहाफ ऑफ कंजम्पशन ऑन ऑन इनकम, डिमांड पे, वस्तुओं पे, बात यहाँ से समझ आए, ये है। फिर ये कहां से वर्ड आता है, इन्फ्लेशन, फिर इन्फ्लेशन कहां से आ गया, ये जो आया, ये आया डिमांड, देखते ना अलग अलग पॉइंट, सप्लाई और कॉस्ट, इसको देखो एक बार, इन तीनों पे ही है, इन तीनों पे ही है। चलो तब तक इसको ये करना, ये टेबल पूरी करना, लो इन टेबल को पूरा कर दीजिए आप, टीपीएमपी बना दीजिए, रिलेशन लिख दीजिए, ऐसे बीच में से पूछ रहा हूँ रिवीजन कराने के लिए, ये टेबल पूरी कर दो, देख लो मैं हट गया हूँ, पूरी कर लो, इस टेबल को आपको पूरा करना है और जो लिखा हुआ है उसको नोट कर दो। ठीक है, पूरा कर दो। चलो ये तो पूरा हो गया होगा, ठीक है। इन्फ्लेशन मतलब क्या हुआ, महंगाई, बल्कि इसको मुद्रास्फीति बोल दो, मुद्रास्फीति। इन्फ्लेशन एक ऐसी कंडीशन है, देखो फिर एक टर्मिनोलॉजी यूज हुई, एक दूसरे पर डिपेंड है ना, रिलेशनशिप निकाल रहे हैं, एक दूसरे पर डिपेंड है, जो हम बात कर रहे थे। तो हमने क्या कहा कि इन्फ्लेशन, जो मुद्रास्फीति है, वो एक ऐसी स्थिति है जो मांग से, मांग से भी आ जाती है, जनरेट हो जाती है, सप्लाई, इसको लोग महंगाई कहते हैं, अच्छा वर्ड इसका मुद्रास्फीति महंगाई है। कैसे, देखो सप्लाई पूर्ति से भी हो जाएगी, ये कंडीशन आ जाती है, कॉस्ट कीमत से भी, बात समझ आ गई है, ये समझ में आ गया। आसान भाषा में करेंगे इसको, कैसे है, ये टेबल पूरी हो गई, ऐसे ही मैं बता रहा हूँ रिवीजन के लिए, है ना, ये हो गया, और ये हो गई, तो एपी भी एक बार कर दो, ऐसे ही आर वाला भी होगा, ठीक, आर वाला भी ऐसे ही होगा, बताओ कैसे होगा।
टी पी क्यू पी टी पी एम पी ए पी, ये हो गया। चलो इसको पहले पूरा कर देते हैं, फिर इस पे आ जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं, धीरे धीरे करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। हमने देखा क्यू है, पी है, टी पी। आपसे ये जानना चाह रहे थे कि भाई आपने कैसे किया, रिवीजन किया, ठीक है ना, किस तरह से होता है आपसे। तो आपको पता है टीपी तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा बड़े आराम से। तो क्या हो गया 10 10 1 10। इसका से किया 40, इसका से किया 90, इसका से किया 160। ये समझ में आया? टेबल को पूरा किया था, इनटू हो रहा है ना टीपी, क्योंकि टीपी क्या है, पी प्लस पी इंटू सॉरी क्यू। ये एमपी क्या होगा, ये तो यही आ गया, यानी 10 ही आ गया, कोई इसमें डिफरेंस नहीं है। बल्कि इसको 10 ना लिख के यूं लिख दो हाइफन। इसका इससे क्या है 40 माइनस 10 30, इसका इससे 50, इसका इससे 108 में से गया तो 70, ये हो गया। अब एपी जो होगा वो टीपी अपॉन क्वांटिटी, एपी जो होगा वो टीपी अपॉन क्वांटिटी, टीपी अपॉन क्वांटिटी 10 ही आ गया। 40/20, 40/2 20, 90/3 30, है ना, 160/4 40। और देखो हमने बताया भी था, मैं जानबूझ के रिवीजन इसलिए करा रहा हूँ कि भाई ये देख लो टेबल खाली, बाकी ये तो अलग है। ये रहा एपी का, क्योंकि हमने कहा था एपी जो है टीपी अपॉन क्यू है, और टीपी क्या है पी इंटू क्यू, और नीचे क्यू यानी कट गया, तो एपी सीधे किसके बराबर है, प्राइस के। ये कह रहे थे हम लोग, ठीक है। एपी का इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति, मांग, पूर्ति, कीमत। अब मांग कैसे इन्फ्लेशन को ला रही है, सडनली rate of price rises due to excessive demand। अचानक से एकदम से प्राइस बढ़ जाते हैं, डिमांड डिमांड जब एकदम से बढ़ जाने के कारण, ठीक है, तो वो मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति असल में एक ऐसी कंडीशन में, आपको बताऊं आसान भाषा में, मुद्रा की कीमत घट जाना, मुद्रा की कीमत घट जाना। क्या बोलेंगे इसको, इसको बोलेंगे मुद्रा, मुद्रा की कीमत घट जाना, मुद्रा की डिवैल्यूशन ऑफ द मनी। अब इसका मतलब 10 रुपए जो है वो 10 रुपए ही रहते हैं, कैसे घट जाते हैं। एक डिमांड वाला के एग्जांपल बताया था, ऑन अकाउंट ऑफ अ फेस्टिवल, किसी त्योहार के तौर पर जब क्या होता है किसी वस्तु की डिमांड एकदम से बढ़ जाती है, तो क्या होता है, अगर वो पर किलो 50 की है तो हो सकता है 60 70 की भी हो जाए, हो सकता है 80, हो सकता है 100 भी हो जाए। होता है ऐसे, ऐसे एकदम से बढ़ रहे हैं, ऐसे एकदम से बढ़ रहे हैं ये जब कोई फेस्टिवल आता है। क्यों, क्योंकि डिमांड राइज हो गई है ना, मांग बढ़ गई है। तो जो आप 50 रुपए लेके गए हैं, जो आपको पता था कि इतने में तो आ जाना चाहिए, उसकी वैल्यू तो देखोगे, नोट तो नोट नहीं बदलेगा, नोट 50 पे ही रहेगा। कहने का मतलब डिवैल्यूशन कैसे हो गई, अब उसका कोई काम नहीं, अब उसमें 20 रुपए और जोड़ने पड़ेंगे आसान भाषा में, या 30 रुपए या 50, उतना ही, तब वो सामान आएगा जो आपकी कंजम्पशन थी। यानी कंजम्पशन तो आपकी उतनी है, डिमांड ने प्राइस बढ़ा दी है, तो हो गया ना इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति। बस में ये डिमांड ने आपको क्या बढ़ा दिया है, डिमांड ने आपके प्राइस हाइक कर दिए हैं, और ऐसी कंडीशन क्या कहलाती है, इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति। मुद्रा की जो कीमत है वो घट जाना, मुद्रा की। अब 50 रुपए खुद ही घट गए अपने आप में, क्योंकि उसी पर। अच्छा कैसे, कैसे ये भी है, ये एक कंडीशन थी, एक स्टेज थी, ठीक है ना। जब वो चला जाएगा फेस्टिवल, तो हो सकता है उतने ही पैसे में वो दोबारा मिल जाए, तो दोबारा, तो क्या इन्फ्लेशन से रिवाइव नहीं कर सकते, कर सकते हैं, ऐसी कंडीशन से रिवाइव कर सकते हैं। तो वो जो 50 रुपए आपके पास थे, उस पर आपने 1 kg जो चीज ली कंजम्पशन के लिए, ठीक है ना, वो 1 kg ही ले रहे थे आप, लेकिन अब आपको कितने देने हैं, 20 प्लस करके, इवन 30 करके, इवन उतना और करके 100। इसको इन्फ्लेशन कहते हैं, मुद्रास्फीति। पैसा हमारा उतना ही है, पैसे की जो वैल्यू है, जो मान है ना, वो क्या हो गया, घट गया पैसे का मान, ठीक है। तो ये हो गया, लेकिन ये किसने किया, डिमांड। इसको डिमांड प्लस इन्फ्लेशन भी कहते हैं, एक टर्मिनोलॉजी है, डिमांड प्लस इन्फ्लेशन, ठीक है ना। मांग द्वारा मुद्रास्फीति, या मांग द्वारा प्लस मतलब खींचना, खींची हुई, डिमांड प्लस इन्फ्लेशन, ठीक है। इसको यहां लिख देते हैं, ये तो टेबल हमने करवा दी, तो हम लोग यहां लिख देते हैं।
हमने क्या बात की, डिमांड प्लस इन्फ्लेशन, डिमांड प्लस इन्फ्लेशन, ठीक है ना। मांग द्वारा मुद्रास्फीति या मांग आधारित, मांग आधारित, मांग आधारित मुद्रास्फीति। देखो महंगाई, मुद्रास्फीति शब्द अलग है, मीनिंग भी इसका अलग है। कई लोग इसको महंगाई डायरेक्ट बोल देते हैं, महंगाई महंगाई, अरे क्या मतलब है। तो अलग से चीज कैसे हुई, इकोनॉमिक्स के छात्र होने पर, इकोनॉमिक्स आप पढ़ रहे हो, अर्थशास्त्र पढ़ रहे हो, तो कैसे अलग कहोगे महंगाई हो गई, महंगाई कैसे महंगाई हो गई, क्या चीज की महंगाई हो गई। हाँ रेट बढ़ रहे हैं, रेट कैसे बढ़ रहे हैं, रेट क्यों बढ़ रहे हैं, हालांकि कारण उसमें और भी चीजें हैं, लेकिन जो इकोनॉमिक्स में ड्राइव किया गया इन्फ्लेशन को 3 में ड्राइव किया गया है। और वो आंकड़े भी आते हैं, बजट सेट जब तैयार होता है, बजट लाइन जब तैयार होती है कि इन्फ्लेशन रेट इतना हो गया है, इकोनॉमिक ग्रोथ इतनी हो गई, ये भी समझ लेना, इकोनॉमिक ग्रोथ डबल डिजिट में पहुंच गई है, इतनी हो गई है, हालांकि पहुंची नहीं है, टारगेट रखा गया जो भी है। डिमांड सप्लाई और कॉस्ट, तो हमने इसकी बात करी डिमांड की, इन्फ्लेशन में डिमांड जो फ्लश करके आई है ना, मुद्रास्फीति। क्या लिखा है इसको हिंदी में करते हैं, सडनली राइज, अचानक, अचानक मांग बढ़ने पर, अचानक मांग बढ़ने पर किसी वस्तु की कीमत बढ़ जाना, किसी वस्तु की कीमत बढ़ जाना, ठीक है। अचानक मांग बढ़ने पर किसी वस्तु की कीमत बढ़ जाना, ठीक है। ये तो डिमांड फ्लश हो गया, यहां तक समझ आ गई, एकदम से कीमत बढ़ जाती है, बात में आ गई डिमांड में। ऐसा ही एग्जैक्ट सप्लाई में भी होता है, ऐसा ही सप्लाई में भी होगा। कैसे, डिमांड है नहीं, अच्छा ये दोनों कंडीशन पहली वाली कंडीशन से मैच खा रही है, डिमांड ज्यादा है, हमने कहा था इन्फ्लेशन, सप्लाई ज्यादा तो सरप्लस हो गया ना, सप्लाई ज्यादा होगी तो क्या होगा, ये वाली कंडीशन हुई, सप्लाई ज्यादा, पूर्ति ज्यादा है, तो क्या हो गया, सरप्लस, अधिभार, ठीक है ना, सरप्लस हो गया। इसको तो एरो करने के, इसका नाम ही सरप्लस है, ठीक। ये हो गया, तो ये कैसे लाएगा, सप्लाई है डिमांड नहीं है ना, तो प्राइस अपने आप हाइक हो रहे हैं, क्यों, डिमांड को बराबर लाने के लिए। ये सिर्फ इसलिए किया जा रहा है, समझने वाली बात यह है, इसलिए किया जा रहा है क्योंकि हम एक आइडियल कंडीशन में पहुंच जाए। कैसे, हम ये पहुंच जाए, एग्रीगेट डिमांड इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई, इस पर पहुंच जाए, एग्रीगेट डिमांड इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई, इस कंडीशन में पहुंच जाए, इसलिए हमने ऐसा किया। यहाँ पे समझा, हमने क्या मतलब, मार्केट में, मार्केट अपने आप को दोबारा रिवाइव करती है, हर चीज में ऐसा ही है। सप्लाई डिमांड ज्यादा होने पर क्या हुआ, ये भी एक कंडीशन थी, एक टाइम पीरियड में ऐसा हुआ, वो टाइम पीरियड निकल गया, देन फिर रिवाइव करके कहाँ पे आ गई, इस वाली कंडीशन पे, क्योंकि ये क्या है, मार्केट इक्विलिब्रियम, बाजार संतुलन की स्थिति है, समग्र मांग एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई समग्र पूर्ति के बराबर है ना, ये कंडीशन है। तो इसको रिवाइव करेगा, इसमें भी ऐसे होता है, सप्लाई ज्यादा तो रेट एकदम से हाइक हो गए, जब रेट हाइक हो गए तो क्या हुआ, एकदम से उसकी मांग आई, डिमांड आई धीरे से, फिर उसने क्या किया, धीरे 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 प्राइस को क्या किया, कम कर दिया, धीरे धीरे प्राइस को कम कर दिया। तो ये कैसे होता है, सप्लाई ज्यादा, ठीक, फिर सेकंड स्टेज में धीरे धीरे डिमांड ज्यादा होती है, देन प्राइस क्या होता है, धीरे धीरे नीचे आते हैं जो बढ़ गए थे। तो इस पर भी एक कंडीशन लागू होती है, जब सप्लाई ज्यादा हो जाए तो भी प्राइस हाइक होने लग जाते हैं, क्यों, सरप्लस है मार्केट में, क्या है, सरप्लस, अधिभार है, सरप्लस है, बात समझ गए, ये हो गया। अब तीसरा क्या है, कॉस्ट रिलेटेड है, कीमत, कीमत पर बहुत सारी चीजें डिपेंड करती है, गवर्नमेंट पॉलिसी सबसे पहले लगा दो इसके अंदर, गवर्नमेंट पॉलिसीज यानी सरकारी नीतियां, सरकारी नीतियां, सरकारी नीतियां गवर्नमेंट पॉलिसीज हो गई, ठीक है। गवर्नमेंट पॉलिसीज के अंदर ये टैक्स आ गया, जीएसटी वगैरह, अब जीएसटी हो गया, जो ये हो गया ना, टैक्स जीएसटी कुछ भी, या फिर इसी में आरबीआई के अंदर जो भी हुआ, रेपो रेट, रिजर्व रेपो रेट, ये सब तीनों चीजें होती हैं, ये पूरा कॉम्बिनेशन मिलाकर मार्केट पर तैयार होता है। मैं आपको बताऊं, यहाँ तक समझ आया, देखो कितनी चीजें इंटरकनेक्ट है, आपको लग रहा होगा खाली इतना ही नहीं है, मुद्रास्फीति में बहुत सारा है। हमने 3
इसकी कैटेगरी निकाल के रखी, इन्फ्लेशन का कारण क्या हो सकता है, मुद्रास्फीति, जब मुद्रा की मांग, सॉरी मुद्रा की कीमत जो होता है घट जाती है, मुद्रा की कीमत यानी पैसे की ही वैल्यू जो होती है घट जाती है। अब सोचोगे कैसे 10 रुपए क्या 9 रुपए बन गए क्या, ठीक है तो 10 रुपए, वो 9 रुपए नहीं बन गए, जो 10 रुपए में चीज आती थी उसकी मांग बढ़ने के कारण उसकी उसके प्राइस में ज्यादा इजाफा हो गया, जैसे हमने इसमें देखा था, ठीक है 1 किलो में 50, ठीक है 50 रुपए देने पड़ते थे, डिमांड ज्यादा हुई 70 भी देने पड़ गए, यानी ये 50 रुपए किसी काम के नहीं है जब तक इसमें 20 रुपए और ना ऐड किए जाए, ठीक है। वो बात अलग है, दूसरे केस अलग है, कभी लड़ झगड़ के पैसे कम करा लिए वो बात अलग है, यानी 70 नहीं 65 लगा ले, वो लगा ले 80, ये वाला हो गया, ये खत्म हो गया, 100 होगा तो मतलब 50 में 50 और मिलाओ या 100 का पत्ता दो, ये वो किया था डिमांड ने, इसलिए इन्फ्लेशन आई। सप्लाई भी कर देती है, सप्लाई ज्यादा हो जाता है तो भी मांग पर असर आता है और प्राइस पर भी आता है, लेकिन धीरे धीरे रिवाइव, अल्टीमेट हमें कहाँ पहुंचना है, आइडियल कंडीशन क्या है, यहाँ पर। तो ये भी कुछ समय के लिए है, ये भी कुछ समय के लिए है। कॉस्ट, अच्छा अब सुनो, गवर्नमेंट पॉलिसीज हमने कहा, इसका मतलब ये नहीं कि गवर्नमेंट पॉलिसीज नेगेटिव ही हैं, पॉजिटिव भी होती है। जैसे एकदम से जीएसटी बढ़ा दिया, टैक्स बढ़ा दिया, मैंने एक एग्जांपल बताया था, गेमिंग पर 28% जीएसटी जो कर दिया है, अब जो इंडस्ट्रीज कह रही है हम तो बंद करेंगे, हमारा तो कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा है, ठीक है, एक ये केस था। कभी कभार अच्छी चीजें भी होती है, जैसे सब्सिडी वगैरह दी गई, ठीक है, सब्सिडी, इससे क्या होगा, लोगों को हेल्प मिलती है और कॉस्ट क्या होती है, कम हो जाती है, मिनिमम कॉस्ट पे आ जाती है, गैस सिलेंडर वगैरह में भी देखा होगा। तो सिर्फ इतना ही नहीं है, वो किस लिए करती है, क्योंकि सप्लाई किसके बराबर हो जाए, डिमांड के, किसके बराबर हो जाए, डिमांड किसके बराबर हो जाए, सप्लाई के, यानी एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई। तो जो आइडियल ऑब्जेक्टिव मार्केट का यही है, इस कंडीशन में पहुंचना, इसमें एग्रीगेट डिमांड इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई, ये पूरा पुलिंदा है। इसको लिखना चाहो तो लिख लो, लिखना चाहो नहीं लिखना ही है, स्क्रीनशॉट ले लो, पॉज करके लिख लो, एज पर योर विश। बात में आ गई, कॉस्ट में दोनों तरह से काम करेगी गवर्नमेंट, पॉलिसीज बनाएगी, टैक्स इकट्ठा करेगी, जीएसटी वगैरह, आरबीआई पॉलिसी भी होती है उसके अंदर, ठीक है ना, रेपो रेट, रिजर्व रेपो रेट, उसको भी देखेंगे, बहुत टर्मिनोलॉजी बहुत ज्यादा वो है, बैंकिंग में देखेंगे हम लोग, बजट और बैंकिंग एक साथ कर लेंगे, ठीक, ये हो गया। इसको देखो, हट जाए यहाँ से, देखो, ठीक है, नोट कर लेना ध्यान से, आगे चलते हैं। ये हो गया आपका, हमने आज किया था पीपीसी का रिलेशन निकालते हुए, हमने बजट लाइन, बजट सेट किया, अनएम्प्लॉयमेंट पे थोड़ी सी चर्चा की है, मेन जो बातें थी, इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति, आम बोलचाल में महंगाई बोल देते हैं, मुद्रा की कीमत घट जाना, 3 कारणों से हमने देखी, डिमांड सप्लाई कॉस्ट, कॉस्ट पर गवर्नमेंट पॉलिसीज वगैरह इसकी रिस्पॉन्सिबल थी, लेकिन गवर्नमेंट पॉलिसीज में तो नेगेटिव हमें लग रही है, लेकिन ये पॉजिटिव होती है जब सब्सिडी वगैरह दे देती है, वो समाज के उस तबके को देती है जो बेसिक नीड्स को भी पूरा नहीं कर पा रहा है, वांट्स नहीं, नीड्स, जरूरत, तो बेसिक नीड्स को पूरा करने के लिए गवर्नमेंट आ जाती है कि चलो हम ये सब्सिडी देंगे, अनाज देंगे वगैरह वगैरह, है ना, राशन वगैरह जो होता है ये सब। चलो इसको नोट कर लिया, इसको हटाते हैं, आगे चलते हैं। लेकिन मैंने आपको बताया था, मार्केट कितनी भी इधर से उधर हो जाए, अपने आप को रिवाइव करती है समय के अनुसार, होता है, और कौन सी कंडीशन में आती है, जो आइडियल कंडीशन में सबसे पहले बताई थी, एएस बराबर एडी, शॉर्ट में उसका फॉर्मूला है ना, एग्रीगेट डिमांड इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई, समग्र मांग इक्वल टू समग्र पूर्ति, टोटल ओवरऑल मिला के। इसके बीच कितनी ही बार इन्फ्लेशन आ जाए, लेकिन क्या होता है, मार्केट अपने आप को रिवाइव करेगी। अगर नहीं करेगी तो सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, सरकार की। सरकार क्या कर सकती है उसमें, आप लोग सोचेंगे सरकार क्या करेगी, क्यों नहीं करेगी, अभी हम लोग देखेंगे रिवर्स रेट, रिवर्स रेपो रेट, तब हमें रिलेशनशिप पता लगेगी क्या करेगी। बस में आरबीआई, आरबीआई तो सरकार की ही संस्था है, आरबीआई जो बैंकिंग है सरकार की संस्था है कि नहीं है, मैं कह रहा हूं आपसे, ठीक है। अब पिछली क्लास में जो क्वेश्चन किए थे, जैसे मान लो मैं कह रहा हूं, हमने कहा एएस इक्वल टू एडी था, ये कौन सी कंडीशन थी, ये कौन सी कंडीशन थी, टी आर इक्वल टू सिग्मा एम आर, ये होता है इन एम आर इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट, इंक्रीजिंग रेट, ये इसके ऑप्शन नहीं दे रहा हूं, इसको आप खुद करना,
ठीक है, फिर मैं बता रहा हूँ। टी आर इक्वल टू सिग्मा, सिग्मा मतलब जोड़ एम आर इन एम आर, इसमें एम आर जो है वो इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट पर है, देन टी आर, टी आर क्या है, ये कंडीशन क्या है, ऐसे ही शॉर्ट में, ठीक है। बजट सेट कंटेन्स ऑफ, क्या कंटेन करता है, क्या कंटेन करता है, इसका रिलेशन इससे क्या है, बजट लाइन रिलेट टू इनकम ऑफ विच, ये लाइन, ये नॉर्मल हमने रिलेशनशिप जो निकाली थी ना आज की क्लास में, मैंने ऐसे ही लिख दिया, ये क्वेश्चन कोई नहीं है ना किसी में आया था, मैंने ऐसे ही लिख दिया, ठीक है, उत्तर देना। तो ए एस मैंने पहले ही बताया था, ये एक फॉर्मूला है ए एस ए डी वाला, ये तो हमने कर लिया था कि किसके बराबर है, एम ई, मार्केट इक्विलिब्रियम, ठीक है। बाजार संतुलन, बाजार संतुलन है, ठीक है। इसी के बीच इन्फ्लेशन भी चर्चा कर ली थी, इन्फ्लेशन किसके फ्लश में है, डिमांड सप्लाई और डिमांड सप्लाई और कॉस्ट, इनके संदर्भ में है, बात समझ रही है, डिमांड सप्लाई और कॉस्ट, ठीक है, इसके संदर्भ में है। चलो, टी आर क्या होता है, एम आर जब इंक्रीजिंग रेट से बढ़ता है, बढ़ती दर से बढ़ रहा है, एम आर बढ़ती दर से बढ़ रहा है, बढ़ती दर से बढ़ रहा है एम आर, तो टी आर खुद देख लो ना, यहां से बना लो ना यार, देखो फिर मैं आपके लिए पूरा बना रहा हूं, 10 30 10 40 90, एम आर क्या होगा 50, देखो एम आर इंक्रीजिंग रेट में बढ़ रहा है, तो टी आर भी क्या होगा, टी आर भी सेम ही तो है, टी आर भी सेम है, तो टी आर भी क्या होगा, इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट, इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट, बढ़ती दर से बढ़ रहा है, बढ़ती दर से बढ़ रहा है, ठीक है, बढ़ती दर से बढ़ रहा है। बजट सेट कंटेन्स ऑफ, बजट सेट क्या है, बजट सेट क्या है, बजट सेट कंटेन्स ऑफ, बजट सेट में क्या है, ऑल कॉम्बिनेशन ऑफ कंजम्पशन ऑफ कॉमोडिटी, ऑल कॉम्बिनेशन ऑफ कंजम्पशन ऑफ अ कॉमोडिटी, ठीक है ना। बजट सेट क्या होता है, सभी संयोग कॉम्बिनेशन किसके, वस्तुओं के उपभोग के, वस्तुओं के उपभोग के सभी कॉम्बिनेशन, ठीक है ना, सभी संयोग वस्तुओं के उपभोग के, बजट लाइन रिलेट टू इनकम, बस में आ गई, ये हो गया। अच्छा, बजट लाइन रिलेट्स टू इनकम ऑफ कंज्यूमर, याद रखना, ये है बहुत छोटा सा क्वेश्चन, बहुत प्यारा सा, इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, कंज्यूमर, प्रोड्यूसर, बोथ, नन, अगर इसमें ऑप्शन दे देता तो थोड़ा कंफ्यूजन होता, ध्यान से, पता है क्यों, क्योंकि बजट लाइन का ही हिस्सा बजट सेट है, बजट सेट बजट लाइन के अंदर आता है, ठीक है। तो जैसे बजट सेट में ऑल कॉम्बिनेशन है, तो बजट लाइन में क्या होगा, बजट लाइन में भी उसके अंदर सारे बजट सेट होंगे, और सारे बजट सेट होंगे, बजट सेट कंजम्पशन दिखा रहा है, तो कंजम्पशन कौन करेगा, कंज्यूमर, तो बजट लाइन क्या दिखाता है, इनकम ऑफ कंज्यूमर, यानी क्या होगा, ग्राहक की आय दिखाता है, ग्राहक की आय दिखाता है, और ग्राहक क्या करेगा, उपभोग, ये समझ में आया, बात समझ आ गई, ये है, ठीक है, बात समझ, ये हो गया।
अब एक और पॉइंट था, इसकी जगह अगर हम लिख देना ये वाला पॉइंट ई है तो गलत नहीं होगा। इक्विलिब्रियम पॉइंट था ना, संतुलन बिंदु, यही है। जब हम ग्राफ बना रहे थे हमने कहा ये एस है, ये डी है, ये पॉइंट ई था, बस मैंने ये पॉइंट ई था, है ना, इस तरह से हम लोग कह रहे थे। ये हो गया पॉइंट ई। इसको देखा था वक्र में, इसको देख लेना। ये समझ में आया कि नहीं? आप पॉज करके लिख लेना, सारा इंपॉर्टेंट है ये वनडे एग्जाम के लिए। देख लेना, जब आएगा फिर छूट जाएगा, फिर अफसोस मत मनाना, इसलिए लिखते रहो। चलो इसको हटा रहे हैं हम, चलो 5 सेकंड और दिए, देखो इसको, देखना बात में आ रही है। ये कह रहे हैं ठीक। चलो अब देखना, यहां पर हमने बात की ये टेबल तो बार बार बनाते रहना, रिपीट करते रहना, इसको कैसे हो रहा है, इसको हटा देते हैं। ये क्वेश्चन भी हो रहे हैं, मैंने क्या कहा था, देखो जो बोला था क्लास में कि भाई नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे बजट लाइन, बजट सेट वगैरह, और अनएम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट की बात इसलिए नहीं हो रही क्योंकि एम्प्लॉयमेंट की बात होगी जब 24 का चुनाव आएगा, कितना एम्प्लॉयमेंट दिया, उसके बीच तो सब जनता परेशान होती ही रहती है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात होती है कि भाई आप आए तो अनएम्प्लॉयमेंट कितना हुआ, या बात वही है, एक दूसरे के पूरक है। जितना एम्प्लॉयमेंट नहीं जनरेट होगा उसी को अनएम्प्लॉयमेंट काउंट करते हैं कि भाई आपने एम्प्लॉयमेंट नहीं दिया तो कितने लोग बेरोजगार हो गए। आंकड़ा तो बहुत खराब है भारत का, लेकिन चलो आशा है कि कभी ना कभी कुछ ना कुछ होगा, कोई दिक्कत नहीं है। बात में आ गई। अब मैं वही कह रहा था, जैसे देखो अनएम्प्लॉयमेंट कंडीशन, कौन सी कंडीशन है, बेरोजगारी कैसी स्थिति है, बेरोजगारी कैसी स्थिति है बताओ। विलिंग टू वर्क, विलिंग टू वर्क, एबल भी है, विलिंग टू वर्क है, एबल भी है, ठीक है, विलिंग टू वर्क है, एबल भी है, couldn't get, नीड जॉब, लेकिन उसे जरूरत की जॉब नहीं मिल रही है। नॉर्मल इंग्लिश में मत जाना, मैं ऐसे ही लिख दिया है, मत सोचना ये गलत लिखा होगा, ग्रामेटिकल मिस्टेक मत जाना। मैं कह रहा हूँ couldn't get, मेन आपका फोकस बता रहा हूँ, पूरा लिखूंगा तो हो जाएगा। विलिंग भी है वर्क की, एबल भी है, यानी एबल में एक और छुप गया, एजुकेटेड है, तभी तो एबल है, एजुकेटेड। ग्रेजुएट के लिए कोई पोस्ट निकली है तो आपको ग्रेजुएट होना आवश्यक है, वो आप हैं। विलिंग काम भी करना चाहते हैं तभी तो इंटरव्यू देने गए, लेकिन आपको वो नीड नहीं मिली, आपको वो जॉब नहीं मिली, ठीक है। अब उसका कारण ये भी हो सकता है पॉपुलेशन, लेकिन कई जगह ऐसे भी होता है नहीं मिली है, क्यों, फिर उसको क्या बोलेंगे ऐसी कंडीशन को, अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी, ठीक है। ये बात समझ गई। और इस पर तीसरी जो हमारी पंचवर्षीय योजना थी, एक क्लास हमारी उसकी भी लगेगी पंचवर्षीय योजना की। तो अनएम्प्लॉयमेंट क्या हो गया, फिर क्या कहेंगे इसको, बेरोजगारी, बेरोजगारी, मास में बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, इस तरह से हो गया है। तो ये आपको समझ में आया कि नहीं आया, मैं क्या कह रहा था आपको, ठीक, ये होता है। चलो ये तो यहां तक हुआ, हमने क्वेश्चन कर लिए, इस पर आपसे हमने चर्चा कर ली, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसका जो रिवीजन है आपको बार बार करना पड़ेगा, पिछली क्लासेस को भी देख के चलना पड़ेगा, रिलेट करते हुए चलो। और जो क्वेश्चन आया उसको छांटो ना यार, क्वेश्चन इकोनॉमिक्स से कैसे कैसे पूछे हैं, क्या मैं इसके आंसर, मतलब अपने से क्वेश्चन करो, क्या हम इसका आंसर दे पा रहे हैं, आंसर दे पा रहे तो कॉन्फिडेंस आता है पढ़ने में। कई बार क्या होता है ना, बोर हो जाता है पढ़ने में, क्या इकोनॉमिक्स पढ़ना, क्या कितने क्वेश्चन है, 7, चल 4 तो मैं कर ही दूंगा, 3 तो कर ही दूंगा, इतना पढ़ नहीं, अरे 4 क्यों कर दूंगा यार, पूरे करने हैं ना, तभी तो दूसरों से अलग हो गए, 4 क्यों करने, पूरे करेंगे, ठीक है ना। ये हो गया, बात में आ गई। अब प्राइस रिलेशन विद डिमांड इन इन्फ्लेशन, ये मैंने अपने आप से ऐसी शॉर्ट में लैंग्वेज बना दी है, ग्रामेटिकल उस पर मत जाना, एसएससी की या किसी और की नहीं है, मैंने ऐसी बनाई है रिवीजन के लिए, फिर उसके भी क्वेश्चन कराएंगे। प्राइस की रिलेशन मांग के साथ मुद्रास्फीति में क्या होती है, यानी कीमत
कीमत का संबंध मांग के साथ मुद्रास्फीति में क्या होता है? मुद्रास्फीति में कीमत का मांग के साथ क्या संबंध होता है? यानी मांग बढ़ गई तो कीमत भी बढ़ गई, है ना? मांग बढ़ गई तो कीमत, डिमांड फ्लश था ना, मांग बढ़ गई तो कीमत भी बढ़ गई, कीमत घट गई तो मांग मतलब घट गई, वही है। तो क्या होगा इसमें? पॉजिटिव नेगेटिव थर्ड, नो इफेक्ट या सेम, फोर्थ नन। धनात्मक धनात्मक ऋणात्मक कोई प्रभाव नहीं, या इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। बात समझ आ गई? इनमें से कोई नहीं। प्राइस रिलेशन विद डिमांड इन्फ्लेशन, ठीक है। तो क्या होगा? यानी डिमांड बढ़ी, डिमांड ने फ्लश किया ना कीमत को, डिमांड बढ़ी तो प्राइस भी बढ़ गया। और यही कंडीशन अगर उल्टी हो जाती तो ये भी उल्टा हो जाता, मतलब सेम रिलेशन है ना, तो यानी पॉजिटिव होगी, धनात्मक। लेकिन इन्फ्लेशन की बात हो रही है, अगर यहां से ये वर्ड हट जाए, क्योंकि आज हमने इन्फ्लेशन पढ़ा है थोड़ा सा, इसलिए इन्फ्लेशन की बात करें। अगर यहां से इन्फ्लेशन हट जाए ना तो कहानी उल्टी, तो आ जाएगा नेगेटिव। तो क्या आ जाएगा? नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है ना? बात समझ रही है? तो नेगेटिव आ जाएगा, ठीक समझ में आ गई? नेगेटिव। तो ये है। अब ये हमें तब पता लगा जब हमें पूरा कॉन्सेप्ट पता था कि इन्फ्लेशन में क्या होता है। ऐसा ही क्या सप्लाई में भी है? सप्लाई में भी सेम है, यानी डिमांड की जगह सप्लाई कर लो। कॉस्ट में भी ऐसा ही है। हाँ, इसको नोट कर लेना, अगर इसकी जगह यहाँ पर सप्लाई हो, है ना, सप्लाई मतलब पूर्ति हो, कॉस्ट मतलब लागत हो, तो भी यही होगा, तो भी क्या होगा? यही होगा, ठीक है। पास में आ रही है? एक टेबल और दूंगा, फिर लास्ट में इसको खत्म करते हैं। इसको पॉज करके लिख लेना, जैसे मैंने टेबल दी थी ना, एक मैं आपको और दे रहा हूँ, देखते हैं आपको याद है कि नहीं है। प्राइस, क्वांटिटी, टीएफसी, टीवीसी, टीसी। कीमत, मात्रा, कुल बंदी कीमत है तो वही है टीएफसी, तुम्हें पता ही है। क्वांटिटी 1 2 3 4, बाबा जी की जय जयकार, 10 20 30 40, ठीक है। टीएफसी हमने क्या कहा? टीएफसी, टीएफसी बंदी लागत जो है वो है 20 20 20 20, ठीक है। यार मैंने उत्तर ही लिख दिया, समय चक्कर ही है, चलो कोई बात नहीं। 40 40 60 30 80। टीसी क्या होगा? टीसी क्या होगा? ठीक है, टीसी क्या होगा? देखो नॉर्मल ऐसे ही लिखा है, बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं, जोड़ के करते जाओगे। टीसी, क्योंकि फॉर्मूला पता है, टीसी बराबर क्या होता है? टीएफसी प्लस टीवीसी, है ना, ये होता है। तो क्या हो जाएगा? 60 80 50 100, 60 80 50 100, ठीक है। 60 80 50 100, ये हो गया। बात में आ रही है? मैं कह रहा हूँ आपसे, तो ये हो गई टेबल। बहुत सारी हो सकती है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं। और ऐसी रिलेशन निकाल लो इसमें, ऐसी तो रिलेशन निकल जाएगी, ऐसे ही इसमें रिलेशन निकल जाएगी क्या क्या है, हमेशा बढ़ते हुए। तो देखो ये वाला अच्छा क्वेश्चन जो है, ये इन्फ्लेशन के लिए बताया। अगर इन्फ्लेशन बढ़ हट जाएगा तो बिल्कुल उल्टा, क्योंकि आइडल कंडीशन आ जाएगी। आइडल कंडीशन में क्या होगा? नेगेटिव चला जाएगा पॉजिटिव से। अभी धनात्मक है, देन ऋणात्मक संबंध, ठीक है। लेकिन तीनों के लिए सेम है, डिमांड के लिए, सप्लाई के लिए, पूर्ति के लिए। मतलब डिमांड मांग के लिए,
पूर्ति के लिए और लागत के लिए। ठीक, ये हो, वो टेबल भी ध्यान रखना। इसको हटाते हैं, एक दो क्वेश्चन और करते हैं, देन वाइंड अप करते हैं क्लास का। रिवीजन करते रहना, बार बार कह रहा हूँ, मस्त रहना, एंजॉय करना, पोस्ट तो मिल ही जाएगी अगर अच्छे से पढ़ोगे तो, इतना कोई टफ नहीं है। अलग लोग अलग तरीके से चीजों को करते हैं, सिलेबस उनके पास भी वही है जो नंबर ला रहे हैं, आपके पास भी वही है ना, वही उन्हें सिलेबस पढ़ना है, वही आपको पढ़ना है। कैसे तरीके से पढ़ना है, जो पोस्ट आए वो आपको देखना है कि उनकी कैसे आ गई, आपकी क्यों नहीं आई, है ना। बस ये चीजें हैं, कुल मिला के बात है कि यही है। ठीक, इस तरह से होगा। अब क्या होगा, हमने कहा था इसकी वैल्यू, इस पर भी एक क्वेश्चन बना देते हैं। रिलेशनशिप, ठीक है ना, रिलेशनशिप बिटवीन पीवीसी एंड टीसी। टीसी एवं पीवीसी के मध्य संबंध। टीसी एवं टीवीसी के मध्य संबंध, क्या संबंध होता है खुद तो बताओ, पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? यानी टीवीसी बढ़ेगा तो टीसी बढ़ेगा क्या? टीएफसी का तो मैंने फिक्स मान लिया, चलो मैंने कर लिया 100 है टीएस, टीसी पे क्या असर होगा, क्या असर होगा? ये बढ़ता हुआ होगा तो इसके साथ जुड़ेगा तो इसको बढ़ाएगा, यानी ये बढ़ेगा तो ये जाहिर सी बात बढ़ रहा है, और ये घटेगा तो जाहिर सी बात ये घट रहा है, तो इसमें भी कैसा संबंध हो गया? लो, इसका भी पॉइंट हो गया, पॉजिटिव है नेगेटिव है या फिर नो चेंज है, नो इफेक्ट है या नन है। ठीक है, धनात्मक ऋणात्मक कोई प्रभाव नहीं, या इनमें से कोई नहीं, तो क्या आएगा? क्योंकि वो बढ़ रहा है तो वो भी बढ़ रहा है, वो मतलब क्या, टीसी बढ़ रहा है तो वो, सॉरी टीवीसी बढ़ रहा है तो टीसी बढ़ रहा है, तो क्या होगा? जब एक बढ़ रहा है दूसरा भी बढ़ रहा है तो पॉजिटिव हो गया, धनात्मक संबंध हो। ठीक है, टीएफसी में कोई चेंज नहीं होता, टीएफसी में कोई चेंज नहीं होता। अच्छा, अब सुनना, इसको मैं क्वेश्चन निकालने से पहले आपसे बोल रहा हूं, क्या प्रोडक्शन कभी बिल्कुल शून्य हो सकता है, प्रोडक्शन उत्पादन? और क्या कुल बंदी लागत शून्य हो सकती है? प्रोडक्शन मतलब उत्पादन कभी शून्य हो सकता है, या मांग कभी शून्य हो सकती है, कंजम्पशन कभी शून्य हो सकता है, क्या इनकम कभी शून्य हो सकती है? इस पर भी क्वेश्चन आ सकता है। इसको नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, छोटा सा टॉपिक है, कोई दिक्कत नहीं है। हमने कहा इनकम, है ना, कंजम्पशन, डिमांड, सप्लाई, ये सब जो वर्ड है क्या कभी जीरो होंगे? बड़ा चिंता का विषय है यार ये। इनकम, कंजम्पशन, डिमांड, सप्लाई, आय, उपभोग, ठीक है, मांग और पूर्ति, क्या ये शून्य होंगे? इस पर चर्चा करेंगे। बढ़िया, हो सकते हैं या कोई कंडीशन है तब होंगे या नहीं होंगे, बात हमारी है, इस पर चर्चा करेंगे हम लोग। जैसे हमने कहा कंजम्पशन कभी जीरो हो सकता है, कंजम्पशन कैसे जीरो हो जाएगा यार, कंजम्पशन जीरो हो सकता है, चर्चा इस पर करेंगे, लेकिन ऐसे हम लोग अभी आपस में बात कर रहे हैं। ठीक है, अभी आपस में बात कर रहे हैं, कोई दिक्कत थोड़ी है कि क्या हो पाएगा नहीं हो पाएगा, इसको देखेंगे। लेकिन यहाँ तक आपको समझ में आया, है ना? अब ये 5 जो क्लासेस, 5-6 क्लास जो भी हुई है, ऐसे कोई काउंट नहीं किए, प्लेलिस्ट तैयार करना, इस पर देखना, इस पर कोई भी कंफ्यूजन है ना तो आप बताना। कोर्स ऐसा तैयार किया जाता है कि आपको समझ हो जाए, थोड़ी सी किताबें खुद भी पढ़ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखना कैसे कैसे क्वेश्चन आए हैं, ठीक है ना, उससे रेट करके देखना क्या हो पा रहे हैं। फिर डिस्कशन नेक्स्ट क्लास में ना, बचे हुए टॉपिक का जो किया है वो तो करेंगे ही, क्वेश्चंस भी देख लेंगे जो वनडे एग्जाम में आते हैं कैसे कैसे, तो आपको लगेगा कि हाँ हुआ है हमारा कुछ। बेसिक जो हमारा प्लेटफॉर्म था वो हमने तैयार कर लिया था पहले दूसरी क्लास का बहुत अच्छे से,
हमने देखा था इकोनॉमिक्स होती क्या है भाई, कैसे हमारे आसपास की चीजें हमने कभी ध्यान नहीं दिया, और फिर हम एक क्लास से जो है ना, ये तो नॉर्मल टॉपिक है, बताएंगे इसको एक बार। क्यूरियोसिटी इसलिए रखता हूँ, उत्सुकता, कि एक बार आप भी सोचो यार, इनकम कभी जीरो हो सकती है, कंजम्पशन जीरो, ठीक है ना, डिमांड जीरो, सप्लाई जीरो, क्या हो सकती है। बजट भी कर लेंगे थोड़ा सा, जो बजट है इस साल का, इससे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है ना, इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं बता रहा हूँ जो हमें डिस्कस करना है, बजट का इम्पोर्टेंट पॉइंट। और क्या है, बैंकिंग भी, थोड़ी सी बैंकिंग देख लेंगे। बैंकिंग में आरबीआई पॉलिसीज आएगी, इंपॉर्टेंट है आरबीआई की पॉलिसीज, ठीक है ना, साथ में गवर्नमेंट पॉलिसीज के साथ मैच होती है, ये देख लेंगे, बात में आ गई ना, ये देख लेंगे। तो यही मेन टॉपिक है, देखा जाए तो नेक्स्ट क्लास का ये मेन टॉपिक है, याद रखना। बात समझ रही है, बजट देख लेंगे, इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेंगे, बैंकिंग, आरबीआई पॉलिसी, गवर्नमेंट पॉलिसीज देख लेंगे, ये वाली बात हो रही है ना, समझ में आ गया। तो ये देख लेंगे दोनों नेक्स्ट क्लास में, है ना। चलो ये वाला एक बार सोचना, ऐसे ही बहुत छोटा सा है, मैं बता दूंगा कौन सा जीरो है, क्यों नहीं है, और क्यों नहीं हो सकता है, ठीक है। जीरो क्या नेगेटिव भी है कि नहीं है, नेगेटिव भी जाता है कि नहीं जाता, इनकम कैसे नेगेटिव हो जाएगी, जरूरी नहीं है हो, मैं पूछ रहा हूँ, ठीक है, ऋणात्मक है कि नहीं है, इस पर चर्चा होती है बार बार, बस में ही है। तो देखो कोशिश तो बहुत अच्छे से ही है कि अच्छे से आपको सिखाया जाए, इकोनॉमिक्स बताया जाए, इकोनॉमिक्स होती क्या है, कई लोग समझ नहीं पाते भाई क्या होती है इकोनॉमी, और इकोनॉमिक्स में कई लोगों को समझ में नहीं आता क्या होती है ना, तो कंफ्यूजन ना रहे, इसलिए यहाँ तक करना, यहाँ तक का काफी है। मैं सोचता हूँ कि ज्यादा बड़ी क्लास ना हो, जाकि आपको बल्कि ना लगे, हल्के से क्वेश्चन हो जाए, हल्के से टॉपिक हो जाए, सिलेबस हो जाए, क्वेश्चन भी ऐसे हो जाए, मजे मजे में, ठीक है। तो प्रैक्टिस करते रहो, मस्त रहो, लेकिन ये ध्यान रखना, अगर आपको पोस्ट लेनी है ना, तो डिफरेंट तरीके से आपको समझना होगा। सिलेबस सबने वही दिया, अपने अपने डिपार्टमेंट, दिल्ली पुलिस हो, एसएससी हो, जो भी है, तो और लोग जो पोस्ट लाते हैं वही सिलेबस पढ़ रहे हैं, हम भी वही पढ़ रहे हैं, तो वो क्या पढ़ रहे हैं ऐसा, वो कैसे पढ़ रहे हैं, कंटेंट में कमी नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूँ। अगर फिर भी कोई सुझाव है कि नहीं भाई ये नहीं है, सही है, ऐसे है, या कंप्लेंट जो भी है, सजेशन कंप्लेंट, वो आप बताना कमेंट बॉक्स में, हम लोग उस पर बिल्कुल काम करेंगे और आपके सामने रखेंगे, क्योंकि सब कुछ आप सही है। तो मेरी बेस्ट विशेष है आपके साथ कि अच्छे से प्रैक्टिस करें, अच्छे से तैयारी करें, रिवीजन करते रहें, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से रिलेट करते रहें, ये बहुत जरूरी है, वही एक दिन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सिलेबस तो सबने पढ़ा हुआ है, एग्जीक्यूट वहाँ पे कौन कितना करेगा। इकोनॉमिक्स में सारे क्वेश्चन हो जाते हैं तो बहुत हेल्पफुल है, मैथ्स में भी हो जाएंगे, इतने तो आप होशियार हो, उस हिसाब से कई बार हम जीएस पे ध्यान नहीं देते, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे बजट, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ बैंकिंग, आरबीआई पॉलिसीज, इसको देख के चलेंगे जो इकोनॉमिक्स में रिलेट है, ठीक। फिर नेशनल इनकम पे थोड़ा सा आ जाएंगे, थोड़े थोड़े मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वैसे बहुत बड़ा टॉपिक है नेशनल इनकम, उसको कर लेंगे, ठीक। तो चलो आज के लिए इतना ही, इसको रिवीजन करते रहना, मस्त रहना, प्रैक्टिस करते रहना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाते रहना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में उसी जोश के साथ, तब तक आप लोग भी जोश बरकरार रहे। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग, नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।